नमस्कार। अक्सर हम ये सुनते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या फिर घट रही है, पर कभी सोचा है कि इसका पता चलता कैसे है? मतलब एक पूरे देश की कमाई को आखिर कोई गिनता कैसे होगा? ये कोई छोटा-मोटा काम तो है नहीं। तो आज हम इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझेंगे जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। आइए देखते हैं कि किसी देश की आर्थिक सेहत का एक्सरे कैसे किया जाता है। तो आखिर सवाल यही उठता है, एक देश की कुल आय का पता चलता कैसे है? ये सिर्फ कुछ कंपनियों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों, लाखों कारोबारों और सरकार के खरबों के लेन देन का एक पूरा लेखा जोखा है। और इसी विशाल पहेली को सुलझाना ही इस विषय को इतना मजेदार बनाता है। ठीक है, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए चलिए इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले गिनती के कुछ बुनियादी नियम समझेंगे, फिर आय को नापने के 3 अलग-अलग तरीकों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम जीडीपी और जीएनपी जैसे जो शब्द हम अक्सर सुनते हैं, उनके बीच का फर्क जानेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल पूछेंगे, क्या ये आंकड़े ही सब कुछ बताते हैं? तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। किसी भी तरह की गिनती करने से पहले हमें उन बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा जिन पर यह पूरी की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। अब देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अंतिम और मध्यवर्ती चीजों में फर्क करना। अंतिम वस्तुएं वो हैं जो सीधे हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, जैसे कि खाने के लिए ब्रेड या चलाने के लिए एक कार। वहीं मध्यवर्ती वस्तुएं वो कच्चा माल है जो इन चीजों को बनाने में काम आती हैं, जैसे ब्रेड बनाने के लिए आटा या कार बनाने के लिए स्टील। तो सवाल ये है कि हम सिर्फ अंतिम चीजों को ही क्यों गिनते हैं? वजह है दोहरी गणना नाम की एक बहुत बड़ी गलती से बचना। इसे ऐसे समझिए, अगर हम स्टील की कीमत को अलग से गिन लें और फिर उसी स्टील से बनी कार की पूरी कीमत को भी गिन लें, तो हमने स्टील को 2 बार गिन लिया है ना? एक बार अकेले और दूसरी बार कार की कीमत के हिस्से के तौर पर। कार की कीमत में स्टील का दाम तो पहले से ही शामिल होता है। तो फिर इस दोहरी गिनती वाली मुश्किल का हल क्या है? इसका हल है मूल्यवर्धन, या जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट। ये बस ये देखता है कि प्रोडक्शन के हर कदम पर कितनी नई वैल्यू जोड़ी गई। मान लीजिए किसान ने 100 रुपए का गेहूं बेचा और मिल वाले ने उसे पीस कर 150 रुपए का आटा बना दिया, तो मिल वाले ने अपनी तरफ से 50 रुपए की वैल्यू जोड़ी। हम सिर्फ इसी 50 रुपए को गिनते हैं। अच्छा, एक और बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है स्टॉक और प्रवाह का। इसे पानी की टंकी के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। टंकी में ठीक इस पल में कितना पानी जमा है, वो है स्टॉक, और नल से हर घंटे कितना पानी बहकर उसमें आ रहा है, वो है प्रवाह। राष्ट्रीय आय जो है वो एक प्रवाह है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक साल जैसे समय के दौरान देश ने कुल कितनी कमाई की, ना कि किसी एक पल में उसके पास कितना धन है। बिल्कुल ऐसा ही एक और जरूरी प्रवाह है निवेश। जब कोई फैक्ट्री नई मशीनें लगाती है या कोई नया ऑफिस बनता है, तो उसे हम सकल निवेश कहते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि पुरानी मशीनें वक्त के साथ घिसती भी हैं, उनमें टूट-फूट होती है। इस घिसावट को अर्थशास्त्र में मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कहा जाता है। जब हम कुल निवेश में से इस टूट-फूट की लागत को घटा देते हैं, तब हमें असली निवल निवेश का पता चलता है, यानी असल में कितनी नई पूंजी देश में जुड़ी। तो अब जब हम ये बेसिक नियम समझ गए हैं, तो चलिए अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गिनती असल में किन तरीकों से की जाती है। और मजे की बात यह है कि एक ही आर्थिक गतिविधि को नापने के 3 अलग-अलग नजरिए हो सकते हैं। पहला नजरिया है उत्पाद विधि। ये बड़ा सीधा साधा है। आपको याद है ना, हमने भी मूल्यवर्धन की बात की थी। इस विधि में हम बस देश की हर एक कंपनी, चाहे वो किसान हो या कोई बड़ी कार फैक्ट्री, उसके द्वारा जोड़े गए मूल्यवर्धन को एक साथ जोड़ देते हैं। इसका जो कुल जोड़ आता है वही कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी। दूसरा नजरिया है व्यय विधि का। मतलब ये देखा जाए कि देश में जो भी बना उसे आखिर खरीदा किसने, तो इसमें हम सारे खर्चों को जोड़ देते हैं। सी यानी हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं। आय यानी कंपनियां जो नई मशीनों और फैक्ट्रियों में निवेश करती हैं। जी यानी सरकार जो सड़कें, स्कूल और रक्षा जैसी चीजों पर खर्च करती है। और आखिर में X-M यानी शुद्ध निर्यात, जिसका मतलब है कि दुनिया ने हमारा कितना सामान खरीदा और उसमें से हमने उनका कितना सामान खरीदा, उसे घटाकर जो बचा। और फिर आता है तीसरा और आखिरी नजरिया, आय विधि। देखिए, अगर एक तरफ कोई खर्च कर रहा है तो जाहिर है दूसरी तरफ कोई कमा भी तो रहा है। ये विधि उसी कमाई को जोड़ती है। इसमें हम जोड़ते हैं
काम करने वालों को मिली मजदूरी और वेतन, कंपनियों को हुआ मुनाफा, पैसा उधार देने वालों को मिला ब्याज और जमीन के मालिकों को मिला किराया। जब इन सब की कमाई को जोड़ दिया जाता है तो भी हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है। और यहीं पर सबसे कमाल की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। आप चाहे उत्पादन को गिन लीजिए, या कुल खर्चे को, या फिर कुल कमाई को, तीनों ही तरीकों से जवाब बिल्कुल एक ही आना चाहिए। यह अर्थव्यवस्था का एक चक्र है। जितना उत्पादन होता है उतना ही कहीं ना कहीं खर्च होता है और उतना ही किसी न किसी की आय बनता है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं। हमने जीडीपी शब्द का इस्तेमाल तो कर लिया, पर खबरों में तो हम जीएनपी या राष्ट्रीय आय जैसे शब्द भी सुनते हैं। ये सब सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें कुछ बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क हैं। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसका पूरा राज इसके नाम में ही है, घरेलू। इसका सीधा मतलब है कि ये सिर्फ उस उत्पादन को नापता है जो देश की भौगोलिक सीमा के अंदर हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसी भारतीय कंपनी ने बनाया है या किसी विदेशी कंपनी ने। अगर वो भारत की जमीन पर बना है तो वो भारत की जीडीपी का हिस्सा है। अब आते हैं जीएनपी पर, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहां पर जोर घरेलू पर नहीं, राष्ट्रीय यानी देश के नागरिकों पर है। ये देश के नागरिकों की कमाई को नापता है, चाहे उन्होंने वो कमाई भारत में की हो या दुनिया के किसी और कोने में। मिसाल के तौर पर अमेरिका में काम कर रहे किसी भारतीय की कमाई भारत के जीएनपी में जुड़ेगी, लेकिन भारत में काम कर रही किसी विदेशी कंपनी का मुनाफा इसमें से घटा दिया जाएगा। इसके बाद एक और कदम आगे बढ़ते हैं और आते हैं एनएनपी पर, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल का मतलब होता है नेट, या कह लीजिए शुद्ध। याद है हमने मशीनों की घिसावट यानी मूल्यह्रास की बात की थी। जब हम जीएनपी में से उस टूट फूट की लागत को हटा देते हैं तब हमें एनएनपी मिलता है। ये एक ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है कि देश के पास असल में कितना नया उत्पादन बचा है। और आखिर में हम पहुंचते हैं राष्ट्रीय आय पर। असल में यही वो आंकड़ा है जो बताता है कि देश के लोगों की जेब में सचमुच कितनी कमाई आई। इसे निकालने के लिए हम एनएनपी में से सरकार के टैक्स जैसे जीएसटी को हटा देते हैं, क्योंकि वो पैसा सरकार के पास जाता है, और अगर सरकार कोई सब्सिडी देती है तो उसे जोड़ देते हैं। यही वो असली आय है जो मजदूरी, मुनाफे और ब्याज के रूप में हम तक पहुंचती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि जीडीपी और राष्ट्रीय आय को कैसे नापते हैं, लेकिन अब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं। क्या ये एक संख्या, ये जीडीपी का आंकड़ा वाकई में किसी देश की भलाई या खुशहाली का सही पैमाना है? सवाल बहुत सीधा है। क्या बढ़ता हुआ जीडीपी हमेशा एक बेहतर जिंदगी का मतलब है? अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या इसका ये मतलब है कि देश के सभी लोग ज्यादा खुश और ज्यादा समृद्ध हो रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है जरूरी नहीं है। जीडीपी की अपनी कुछ बहुत बड़ी सीमाएं हैं। पहली, ये हमें ये नहीं बताता कि कमाई का बंटवारा कैसे हो रहा है। हो सकता है देश का जीडीपी तो बढ़ रहा हो, लेकिन सारी कमाई सिर्फ कुछ अमीर लोगों की जेब में जा रही हो। दूसरी, ये उन कामों को नहीं गिनता जिनके लिए पैसे का लेन देन नहीं होता, जैसे कि घर पर किया जाने वाला काम जिसकी असल कीमत बहुत ज्यादा है। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, ये प्रदूषण या पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसी बुरी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री बहुत सारा सामान बनाती है जिससे देश का जीडीपी बढ़ता है, जो कि अच्छी बात लगती है। लेकिन अगर वही फैक्ट्री अपना सारा जहरीला कचरा नदी में बहा दे जिससे लोग बीमार पड़ें, तो ये तो लोगों की भलाई में कमी हुई। पर जीडीपी इस नुकसान को नहीं गिनता, वो तो सिर्फ बढ़ते उत्पादन को देखकर खुश होता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर जीडीपी तरक्की की पूरी कहानी नहीं बताता, तो फिर किसी देश की असली खुशहाली को नापने का बेहतर पैमाना क्या हो सकता है? क्या हमें इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण की हालत को भी शामिल करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री और नेता ढूंढ रहे हैं, और शायद इस पर हम सबको सोचना चाहिए।